नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से। मैं अपना लेक्चर शुरू करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन है। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी पुश कर दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकें। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है पाठचर्या के आधार। आज के इस लेक्चर में हम पाठचर्या के दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेस, सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेस, सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेस एवं ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बेस पर चर्चा करेंगे। पाठचर्या के दार्शनिक आधार के अंतर्गत अगर हम देखें तो रस्क महोदय का एक कथन है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। यानी पाठचर्या पर प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के उद्देश्य दार्शनिक विचारधाराओं द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसी दार्शनिक विचारधारा होगी वैसी शैक्षिक उद्देश्य और वैसा ही पाठ्यक्रम होगा। इसलिए कह सकते हैं कि पाठचर्या पर प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। अगर हम आदर्शवाद के अनुसार देखें तो यह शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है। इसके अंतर्गत बर्कले, प्लेटो, कांट आदि दर्शन शास्त्री आते हैं, आदि दार्शनिक आते हैं। ये शाश्वत मूल्य यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसी मूल्यों की प्राप्ति को महत्व देते हैं। बालक के आध्यात्मिक विकास को महत्व देते हैं और यह सांस्कृतिक विरासत को भी मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार इतिहास, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं कला कौशल आदि को पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब अगर हम यथार्थवाद के अनुसार चर्चा करें, यथार्थवाद के अनुसार देखें तो यथार्थवादी दर्शन का उदय आदर्शवाद के प्रभाव या प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। यह भौतिक जगत तथा प्रत्यक्ष जगत को वास्तविक मानता है। यथार्थवाद के अनुसार जो कुछ हमें दिखाई देता है वही केवल सत्य है और जो नहीं दिखता वह सत्य नहीं है। और यह मस्तिष्क को पदार्थ का ही अनिवार्य अंग मानता है। यह भौतिक व्यवस्था को समझने तथा उसके साथ समायोजन स्थापित करने पर बल देता है। यथार्थवादियों के अनुसार पाठचर्या में उन सभी विषयों एवं क्रियाओं पर बल दिया जाता है जो बालक को वास्तविक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अवगत करा सकें, यानी वास्तविकता से अवगत करा सकें, वास्तविकता क्या है यह बता सकें। इसलिए पाठचर्या में उन्हीं सभी विषयों एवं क्रियाओं पर बल देता है जो कि बालक को वास्तविक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अवगत करा सकें। अब अगर हम प्रकृतिवादियों के अनुसार देखें तो प्रकृतिवादी दर्शन बालक की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है, कठोर अनुशासन का विरोधी है, अनुशासन में लचीलेपन को मानता है और यह मानता है कि छात्रों को यह न बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि प्रकृति खुद उन्हें बता देगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वे गलत कार्य करेंगे तो प्रकृति उसके लिए उनको दंड देगी और अगर वे सही कार्य करेंगे तो प्रकृति उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी। और यह शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि को अधिक महत्व देता है। और प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में जिन चीजों को महत्व दिया जाता है वह है खेलकूद या व्यायाम, भ्रमण या प्रकृति निरीक्षण, भूगोल, हस्तकला एवं विज्ञान। अब अगर हम प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठचर्या देखें तो प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि सत्य शाश्वत नहीं है,
वरन सत्य परिवर्तनशील है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी सत्य लगातार, अनवरत या निरंतर चलने वाला नहीं होता है। इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इनके अनुसार पाठचर्या को आत्मसात करना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो पाठचर्या पहले बन गई है, पाठचर्या जो पहले बन गई है, कोई जरूरी नहीं वो आगे के लिए भी लागू हो, यानी वह सत्य हो। इसलिए पाठचर्या को आत्मसात करना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य नहीं है। पाठचर्या में पाठ सामग्री का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यानी विषय वस्तुओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। और यह कहता है कि पाठचर्या रुचि पर आधारित होनी चाहिए। जैसा विद्यार्थियों की रुचि होगी उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और पाठचर्या में सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी करके सीखने का प्रयास करें। वही विचार वस्तु सत्य है जिसे स्वयं सिद्ध किया जा सके, ऐसा प्रयोजनवादियों का मानना है। इसलिए वे सत्य को सिद्ध करने के लिए उन चीजों को, उन विषय वस्तुओं को या उन सामाजिक कार्यों को पाठचर्या में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा सत्य को सिद्ध किया जा सके। अब अगर हम मनोविज्ञान के अनुसार देखें तो मनोविज्ञान मानता है कि शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु छात्र है। शिक्षा का लक्ष्य छात्र को ज्ञान देने के साथ साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसका सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। और यह तब होगा जब बालकों की रुचि, आवश्यकता, मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम होगा। तो इसलिए बालकों की रुचि, आवश्यकता और मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम होने के लिए वह बल देता है। और वह यह मानता है कि शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा ही वह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी माना जाता है। और मनोविज्ञान के द्वारा यह निश्चित करने में सहायता मिलती है कि कौन कौन सी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में होनी चाहिए जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। या मनोविज्ञान यह निश्चित करने में सहायता करता है कि कौन कौन से विषय वस्तु पाठ्यक्रम में होनी चाहिए जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। मनोविज्ञान बताता है कि छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, आवश्यकता एवं उसकी रुचि का ध्यान देना आवश्यक है। अगर बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पर बालकों का विकास होगा और बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाएगा तो एक ही पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए, सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए, सभी बुद्धि वर्ग के छात्रों के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा। तथा अगर उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों की, सभी बालकों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और उनकी रुचियां भी अलग अलग होती हैं, तो अगर एक जैसा पाठ्यक्रम होगा तो उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, उनके लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए मनोविज्ञान छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता, आवश्यकता एवं उनकी रुचियों का पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने की बात करता है। मनोवैज्ञानिकों जैसे पियाजे, एरिक्सन एवं ब्रूनर आदि ने भी पाठ्यक्रम निर्माण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाने की बात कही है। अब अगले आधार की बात करते हैं जो है सांस्कृतिक आधार। संस्कृत मूलतः मानव के किसी विशेष ढंग से रहने की अभिव्यक्ति है। संस्कृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और भाषा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्तर, लैंगिक व्यवहार, मनोरंजन, कला, ज्ञान विज्ञान, संगीत, धार्मिक उत्सव, आस्थाएं, विश्वास, मूल्य आदि सभी संस्कृति के अंग हैं। और शिक्षा का एक उद्देश्य है संस्कृति का संरक्षण। और यह मानता है कि पाठचर्या अनेक बातें संस्कृति से ही ग्रहण करती है या कई बातें संस्कृति से ही ग्रहण करती हैं या पाठचर्या संस्कृति से ही प्रभावित होती है। और शिक्षा के उद्देश्य संस्कृत के मूलभूत सिद्धांतों, मान्यताओं, मूल्यों आदि को अभिव्यक्त करती है।
और यह मानता है कि शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को इस पाठ्य वस्तु के माध्यम से आने वाली संतति या आने वाली पीढ़ी को प्रदान करके सुरक्षित प्रदान करती है, या शिक्षा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए पाठ्यक्रम का आधार सांस्कृतिक होना आवश्यक है। सांस्कृतिक आधार के अनुसार पाठ्यक्रम की रचना की जानी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के सामाजिक आधार की, तो इसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा का लक्ष्य बालक का समाजीकरण करना है, और शिक्षा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। या यूं कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए विद्यालय में छात्र इनपुट के रूप में आता है और समाज सेवा के लिए आउटपुट के रूप में जाता है। वह विद्यालय से सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके एक समाज सेवी की भूमिका निभाने के लिए, एक अच्छे डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए, एक कुशल अध्यापक की भूमिका निभाने के लिए, एक कुशल नागरिक की भूमिका निभाने के लिए समाज में जाता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, और शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। और इसलिए पाठचर्या का जो विकास है सामाजिक पृष्ठभूमि तथा आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के बीच होना चाहिए। अब अगर हम पाठचर्या के सामाजिक आधार की बात आगे भी करें तो यह स्पष्ट होता है कि पाठचर्या के निर्माण में निम्न पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें से है मूलभूत विश्वास, आस्थाएं, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज एवं आकांक्षाएं, समाज का प्रचलित जीवन दर्शन, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक परिवर्तन इत्यादि। अगला है पाठचर्या के ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार के द्वारा विद्यार्थियों को मानव सभ्यता के विकास क्रम का ज्ञान होता है। ऐतिहासिक आधार में अतीतकालीन बातों का वर्णन होता है एवं इतिहास की सामग्री से हमें भविष्य के लिए अच्छे उदाहरण मिलते हैं, और जब अच्छे उदाहरण मिलते हैं तो उसी के अनुरूप हम अगला कार्य करते हैं, यानी कि गलतियों की आवृत्ति से हम बच सकते हैं। और ऐतिहासिक आधार के माध्यम से हम समय, साधन एवं शांति के अपव्यय से बच जाते हैं। ऐतिहासिक आधार के माध्यम से हमें ऐतिहासिक सामग्री जो मिलती है उसके आधार पर हम जो आगे के अध्ययन करते हैं उससे हमारा समय बचता है, और हमारा साधन का अपव्यय होने से बचता है कि हम अनावश्यक जब कार्य करते हैं तो हमारा साधन व्यय होता है और समय भी व्यय होता है, और हमें अशांति भी होती है जब हमारा लक्ष्य निर्धारित समय से ज्यादा समय में पूरा होता है। तो ऐतिहासिक आधार के माध्यम से हम अपने समय, साधन एवं शांति के अपव्यय से बच सकते हैं, और पाठचर्या में ऐतिहासिक घटनाओं एवं क्रियाओं का समावेश होना आवश्यक है। तो छात्रों, निश्चित तौर पर यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमियां रह गई हैं या आपको यह लेक्चर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें, जिसके माध्यम से हम अपने लेक्चर को और उन्नत बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपने हमारा लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नए विषय के साथ आने वाले दिनों में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।